नमस्कार मित्रों। तो आइए आप सभी का फिर से एक बार गौतम झा संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विसर्ग संधि का ही एक भेद देखेंगे। इससे पहले हम लोग विसर्ग संधि स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें एक सूत्र क्या है कि हम लोगों ने देख लिया। आज जो हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे, दूसरे भेद की बात करेंगे, वो आपका रहेगा सत्व संधि। ये 10वीं के बोर्ड में जो आपको विसर्ग संधि देखने हैं, इसमें से एक है आपका ये भी, जिसका नाम है सत्व संधि। तो पहले बात करें कि यह सत्व संधि क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो सत्व संधि है, इसमें कहा जाता है, इसमें जो देखाते हैं हम, वो होता है विसर्ग। विसर्ग से पूर्व आपका हर्षी या हर्षु रहे। मैं यहाँ पे नोट करता हूं, देखिएगा। विसर्ग से पूर्व हर्ष ई या हर्ष उड़ है। और विसर्ग के बाद, विसर्ग से पूर्व हर्षी या हर्षु तथा विसर्ग के बाद क ख प फ। ध्यान देंगे, विसर्ग से पूर्व हर्षी या हर्षु तथा विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण रहे, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन ष का प्रयोग कर लेंगे। विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स हो जाता है। अब इस बात को आप समझे, थोड़ा ध्यान देंगे कि जो सत्व संधि है उसमें क्या होगा कि विसर्ग से पूर्व हर्ष ई या हर्ष उड़ है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम संधि पद बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो जब हम विसर्ग संधि में सत्व की बात करेंगे तो उसमें कहा क्या जा रहा है, यहां पे आप देखें, विसर्ग से पूर्व अर्थात पूर्व पद में विसर्ग से पहले आपका क्या रहेगा, हर्षी या हर्षु तथा विसर्ग के बाद, ध्यान दें, विसर्ग के बाद आपका क थ प फ, ये चार वर्ण, इनमें से अगर कोई भी वर्ण आपके सामने आए, फिर से ध्यान दें, विसर्ग से पूर्व हर्षी या हर्षु में से कोई भी वर्ण रहेगा, विसर्ग के बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर लेंगे कि विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स का प्रयोग कर लेंगे। क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, यही बात को मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि विसर्ग से पूर्व यदि हर्षी या हर्षु तथा विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स हो जाता है।
अब देख ले, विसर्ग से पूर्व हर्षी हर्षुर है तथा बाद में क ख प फ है, तो मैंने विसर्ग का क्या कर दिया, मूर्धन स्व का प्रयोग हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब इस चीज को, अच्छा आप लोग पहले क्या करें, इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेके रख ले। इसके बाद अब जब हम इसका उदाहरण लाएंगे आपके सामने तो आप भी स्पष्ट हो जाएगी बात। नोट कर लें आप। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें से अगर हम पहला एग्जाम्पल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा नी जोड़ कपटा। अब ध्यान देंगे क्या रहेगा आपके सामने, नी जोड़ कपटा। अब एग्जाम्पल को देखते ही एक बार आप हमारे स्ट्रक्चर को याद करें जो मैंने पहले आपको दिया था। इसके क्या रूल्स हैं उसको देखिए। विसर्ग से पूर्व, यहाँ आप ध्यान दें, ये विसर्ग है, इससे पूर्व क्या है भाई, तो आप देखें नौ में क्या लगा है, हर्षी की मात्रा है, तो विसर्ग से पूर्व क्या हो गया, हर्षी की, और विसर्ग के पश्चात अर्थात बाद में आप देखें क्या है, तो आप यहां देखेंगे आपके सामने क है। तो इस तरह से विसर्ग से पूर्व हर्षी है और बाद में क आता है, तो आपके सामने जो इसका नियम है वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन स का प्रयोग कर लेंगे। इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर लेंगे, मूर्धन स का प्रयोग। अब इस तरह जो आपका संधि पद बन जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे नी का हम छोड़ दिए ऐसे ही, और विसर्ग के स्थान पे क्या कर लिए, मूर्धन स का, तो नी क प ट, ये आपका क्या बन गया, संधि पद बन गया। देख लें। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। जो दूसरा है नी जोड़ फला। अब आप ध्यान दें, यहां पे फिर से मैं बता जा रहा हूं कि देखिए विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व इसमें क्या है, हर्षी की मात्रा है। विसर्ग से पूर्व क्या है, हर्षी की मात्रा है, जिसे हमने यहां लिख दिया, और ये विसर्ग के बाद क्या है आपका, फ है। क्या है, फ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शब्द में क्या हो जाएगा कि विसर्ग से पूर्व यदि हर्षी या हर्षों की मात्रा रहे और बाद में क ख प फ इन वर्णों में से कोई वर्ण का मेल हो, संयोग हो, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का मूर्धन स में बदल लेंगे। अब देखिए आपका इस तरह से जो बन जाएगा संधि पद, वो क्या हो जाएगा, निस, देखिए विसर्ग का स, निस फल ल, निस फला। ये आपका क्या हो गया, संधि पद बन गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। दो जोड़ कर्मा। अब आप यहां पे देखिए आपका दो जोड़ कर्मा। अब ये आपका रहा होमवर्क। क्या रहा ये आपका होमवर्क। अब अगर आप बात को समझ गए होंगे तो आपको क्या करना है कि इसका संधि पद क्या हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यह शत्रु संधि अभी ही खत्म नहीं हुआ। इसमें दो तरह के कंडीशन आपके सामने आते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले क्या है आपका ये होमवर्क है, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोग इस पे नए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो विसर्ग संधि का एक और मैंने आपको पढ़ा दिया है, शत्व संधि। आप निश्चित रूप से पिछले वीडियो में जाके इसे देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम दूसरी कंडीशन पे बात कर रहे हैं। जो आपका दूसरा टर्म है वो क्या कहता है, ये आप देखिए, नमः। दूसरे टर्म की बात करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, यह कहता है नमः और पुरः, इन दो के साथ, नमः और पुरः, इसके साथ हम प्लस कर देते हैं, अगर क ख प और फ इसका योग होता है। ध्यान देंगे, ये दूसरा कंडीशन आपका होता है सत्व में। नमः और पुरः के साथ अगर क ख और प फ का मेल होता है, योग होता है, तो हम क्या करते हैं कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, दंत स का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेंगे, दंत स का प्रयोग कर लेंगे। ये आपका दूसरा कंडीशन है। तो आइए आप इस चीज को भी जान गए होंगे कि दूसरा कंडीशन क्या आपका शत्रु संधि में, कि नमः और पुरः के साथ यदि क और ख का या प और फ का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, मूर्धन स का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, दंत स का। ये आपका विशेष कंडीशन होता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आपके पास एग्जाम्पल है वो देखिए, नमः जोड़ नमः जोड़ का र। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि नमः के साथ क ख या प फ का मेल हो, तो ये तो नमः हो गया ना। तो इसके साथ देखिए, ये क्या है, क, इसका मेल हो रहा है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के बदले हम दंत स का प्रयोग कर लेंगे। किसका कर लेंगे, दंत स का प्रयोग। जबकि इससे पहले मैंने आपको बोला कि विसर्ग से पूर्व अगर हर्षी या हर्षुर या बाद में क ख या प फ है, तो इसके जगह हम क्या करते थे, मूर्धन स का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में नमः और पुरः के साथ अगर क ख या प फ का मेल होता है, तो हम मूर्धन स का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, दंत स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह जो आपका बन जाएगा संधि पद, वो हो जाएगा, देख लीजिए, नमः और विसर्ग के स्थान पर दंत स और कार, नमस्कार। ठीक, अब देखिए जो दूसरा है आपका वो क्या है, पूरा जोड़ का र। अब
मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ लिए होंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये भी बताना है। तो अब आपको क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दो होमवर्क दे दिया, दो क्वेश्चन, एक इसमें और एक पहले वाले में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दोनों का जवाब मुझे देंगे। आइए एक और संधि हम लोग इसमें देख लेते हैं। जो विसर्ग संधि का तीसरा रूप है, तीसरा भाग हमको देखना है, वो आपको क्या देखना है, ऋत्व। इसका क्या नाम है, ऋत्व संधि। चलिए, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग देखते हैं हमारे चैनल पे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से इसे क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, उन्हें सेंड करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए और बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क लाए। मैं पहले भी कहा कि आप लोगों के सामने संस्कृत के अलावे मैथ की भी क्लास करवाया जा रहा है। और बोर्ड में फुल रिजल्ट ओवरऑल मार्क के बेसिस अगर आप बात करें तो संस्कृत और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 मार्क दिलवा सकता है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बेसिस है, कॉन्सेप्ट पे आधार है। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फुल मार्क्स ला पाते हैं। तो मेरा यही कोशिश है। अब आप लोग को क्या करना है कि आप भी देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी कहें कि बोर्ड में अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बात करते हैं ऋतु संधि, इसमें क्या होता है। तो देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बेसिस से आपको पढ़ाता हूं, आप ध्यान देते होंगे तो देखते होंगे। तो इस ये ऋतु संधि क्या कहता है, आप ध्यान देंगे, चूंकि विसर्ग है तो विसर्ग का खेल तो है ही भाई। तो इसमें करना क्या है, ये कह क्या रहा है, आप ध्यान देंगे तो ये आपको कहता है कि विसर्ग से पूर्व अ और आ को छोड़ के कोई अनुस्वर रहे। मैं लिखता हूं यहां, विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़ कोई अन्य स्वर वर्ण रहे। तथा देखिए, आप ध्यान देना है, विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण रहे, तथा बाद में, अर्थात विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण तथा घोष वर्ण रहे। तो विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग हो जाता है।
अब ध्यान दे क्या कह रहा है ऋतु। मैंने आपको पहले ही बोला कि हर संधि में क्या है, एक संकेत है, जिस संकेत को पकड़ना है आपको। जैसे मैंने सत्य पढ़ा, फिर उससे पहले पढ़ा, अब ये ऋतु पढ़ रहा हूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पहला है आप ध्यान देंगे याद रखने के लिए, विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। लेकिन ये र किस कंडीशन में होता है, तो इसे जानने तो आपको देखना है कि ऋतु संधि में क्या कहता है कि विसर्ग से पूर्व आपका अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण है, अर्थात जितने भी स्वर वर्ण हैं उन स्वर वर्ण में केवल अ और आ को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ण आपका कहाँ रहे, विसर्ग से पूर्व रहे। और बाद में क्या है कि कोई भी स्वर वर्ण रहे, और बाद में क्या है कि कोई भी स्वर वर्ण रहे, अर्थात कोई में अ आ भी आ जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि विसर्ग के स्थान पे हम र का प्रयोग करेंगे। यहां पे आप देख लीजिए, आप इसे समझें और नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे उसमें आप देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका होगा मुनि जोड़ अयम। देखिए मुनि जोड़ अयम। अब आप ध्यान दें, इसमें क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से पूर्व आपका क्या है, अर्शी, और विसर्ग के बाद क्या है, और है। तो जो ये ऋतु संधि कहता है, एक बार फिर पुनः ध्यान दें, ये कहता है कि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर रहे। तो आप ध्यान दें, ई स्वर वर्ण है और अ आके इतर है, मतलब उसके अलावे है। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण, तो विसर्ग के बाद क्या है, अ है, ये एक स्वर वर्ण ही है। तब ऐसे कंडीशन में क्या कह रहा है कि इस विसर्ग का हम क्या कर लेंगे, र कर लेंगे, अर्थात विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, र का प्रयोग होगा। इस तरह देखिए आपका क्या बन जाता है। हम देखिए मुनि, मुनि तक तो ऐसे ही छोड़ देंगे भाई, क्योंकि हमें चेंज किसका करना है, विसर्ग का। और विसर्ग के बदले हमको क्या करना है, र का प्रयोग। तो अब ध्यान दे, ये र हलंत है, अर्थात र की आधा मात्रा है। अब र के साथ अगर हम अ को जोड़ें, अब यहां देखिए र हलंत जोड़ अ, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा र। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, र कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, यम। तो आपका क्या बन गया, मुनि रयम। अब ध्यान दे क्या बन गया, मुनि रयम। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं, जो आपका है हरि जोड़ आगच्छति, आगच्छति। अब आप ध्यान दें, ऋतु संधि के हिसाब से ये आपका क्या है, विसर्ग से पूर्व हर्षी और विसर्ग के बाद क्या है, आ है। अर्थात ऋतु संधि के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि अब हम क्या करेंगे, बताइए। ठीक है, नहीं बताइए, मैं ही बता देता हूं, रॉ कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, रॉ कर देंगे। अब आप देखिए जो आपका संधि पद बन जाएगा नया वाला, वो क्या हो जाएगा,
री और र हलंत जोड़ आ, तो ड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ग छ ये आपका संधि पद बन गया। हाँ चलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि र हलंत जोड़ आ रा कैसे हो गया, या फिर यहाँ पे देखिए र हलंत जोड़ अ र कैसे हो गया, तो ये जो है ये आपका क्या है, वर्ण विच्छेद में है, वर्ण परिचय का ये टॉपिक है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो संधि इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा और आपको संस्कृत जो आप पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसमें भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको ये जानना है, वर्ण विच्छेद जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे, मैं एक वीडियो उस पर भी आपके लिए बना लाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे होता है। अब आपके लिए होमवर्क, अब जो आपके लिए होमवर्क है ये देखिए, मैं आपको दे रहा हूं गुरु जोड़ जयति, गुरु जोड़ जयति। अब आपको बताना है कि गुरु जोड़ जयति क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब मैं आपसे विशेष उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो पाए मैं इजी वे में आपको समझाऊं। तो आप अगर इसे समझ जाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं समझते हैं तो तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए फिर से काम कर सकूं। तो आइए आज के लिए विसर्ग संधि में इतना ही। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए।